अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो कि लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का एक प्रीएम्प्टिव वाला मेथड था। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, जो हम पहले एक दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन वो था प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का नॉन प्रीएम्प्टिव वाला। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का प्रीएम्प्टिव मेथड। क्योंकि इसमें भी हमने यह सवाल में अराइवल टाइम सबका ज़ीरो लिया है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जो पूरा सवाल है वो नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह सॉल्व होगा। बिकॉज जब एक प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा तो वो पूरा चलता रहेगा, क्योंकि अराइवल टाइम सबका ज़ीरो है, तो बीच में कोई और प्रोसेस का इंटरप्शन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कोई अराइवल टाइम अगर सबका डिफरेंट होता तो कोई ऐसा होता, मैं प्रोसेस चला रहा होता प्रीएम्प्टिव मेथड में, तो बीच में कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता जिसका जो प्रायोरिटी है वो हाई हो जाती पहले वाले से, तो हम पहले वाले को स्टॉप करके दूसरा चलाते थे। तो वो अभी अराइवल टाइम हमारा सबका सेम है, तो ये एज इट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह सॉल्व होगा। लेकिन इसको कराने का मकसद ये है ताकि जो हम सीरीज़ चला रहे हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की, वो पूरी कंप्लीट हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये हमने पार्ट क्यों मिस कर दिया। तो मैंने बोला इसकी एक वीडियो बना लेते हैं ताकि आपकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको समझ आ जाए। तो ये हमने इसमें 5 प्रोसेसेस लिए हैं और इसमें इस बार हमने जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे आखिरी वाले को रखा है, यानी कि आपके 5 प्रोसेसेस थे तो 5 आपकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इस बार हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। और लो प्रायोरिटी एज यूजुअल आपकी जो हाई 5 है तो लो आपकी 1 होगी। तो ये आपकी हमने प्रायोरिटी सेट कर दी है हर प्रोसेस की, जो कि आप देख सकते हैं बर्स्ट टाइम के बराबर में सबकी प्रायोरिटी आ रही है। और हमारे को इसका निकालना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम एज यूजुअल जो हम निकालते हैं। उसके बाद हम ये बनाएंगे इसका गैंट चार्ट की मदद से हम इसको टेबल को फिल करेंगे। और ये हैं आपके फार्मूलाज, और इन फार्मूलाज की मदद से हम ये करेंगे कैलकुलेशन हमारी टर्न अराउंड टाइम की, वेटिंग टाइम की, थ्रूपुट, CPU यूटिलाइजेशन वगैरह। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सारे प्रोसेस अराइव हुए हुए हैं, तो सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है कौन से प्रोसेस की है, तो हम सबसे पहले उसको चलाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी आपके पास जो है वो है P5 की, जिसकी प्रायोरिटी 5 है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले P5 को चला दूंगा। और जब मैं P5 को चलाऊंगा 0 से, तो अब चूंकि ये प्रीएम्प्टिव है, मुझे पता है प्रीएम्प्टिव में मेरे को एक वक्त पे एक ही दफ़ा चलाना होता है। यानी अगर किसी का बर्स्ट टाइम 5 है तो वो एक वक्त पे खाली 1 चलेगा और बाकी का जो 4 है वो अगली दफ़ा में चलेगा। लेकिन प्रायोरिटी में प्रीएम्प्टिव में क्योंकि अभी अराइवल टाइम 0 है, तो जब तक ये वाला प्रायोरिटी इसकी ये 5 वाले प्रायोरिटी का प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, जब तक या तो कोई इससे बड़ा वाला नहीं आ जाता या तो फिर ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। लेकिन क्योंकि सबका अराइवल टाइम 0 है तो कोई और प्रोसेस आने का तो सवाल ही नहीं होता। तो जब तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता कोई और प्रोसेस हमें इंटरप्ट करेगा नहीं, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी उससे छोटी है, लेस देन है 5 से। तो हम इसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। उसका बर्स्ट टाइम 8 है तो ये चलेगा 0 से 8 तक। तो सिंपल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है 5 के बाद वो किसकी है। वो आप देख सकते हैं 5 के बाद आता है 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा P3 जो है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है उसके बाद। और क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम हमारे पास जो है 3 है, तो 8 से जब वो चलेगा तो 9, 10, 11 प्लस 3 कर देंगे तो ये 11 तक जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है अगली प्रायोरिटी हाईएस्ट वो है आपकी P1 की, तो P1 चल जाएगा उसके बाद। और इसका बर्स्ट टाइम 9 है। 11 से जब वो चलना शुरू होगा तो वो चलेगा आपका 20 तक। ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो अगली प्रायोरिटी है वो आप देख सकते हैं 2 प्रायोरिटी P4 की है। तो P4 का बर्स्ट टाइम आपके पास है P4 का आपके पास बर्स्ट टाइम जो इधर आ रहा है वो है 5। तो 5 आप इसमें ऐड कर दें तो ये चलेगा 25 तक। ठीक है, तो ये 25 तक चलेगा। तो मैं नीचे भी यहाँ पर 25 लिख देता हूँ। और अब आखिरी प्रोसेस जो हमारे पास P2 है वो चल जाएगा। और चूँकि उसका बर्स्ट टाइम जो है हमारे पास 3 है तो ये 25 से चलेगा 28 तक। तो ये हमारा पूरा गैंट चार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी मदद से हमारा टेबल फिल करेंगे, यानी हमारा कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले कंप्लीशन टाइम हम P1 से स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस 1 से। तो हमें ये देखना है प्रोसेस 1 कब कंप्लीट हुआ था। वो हुआ था 20 पे कंप्लीट। तो गैंट चार्ट को देखते हुए हम ये टेबल फिल कर लेंगे।
और P2 हमारा कंप्लीट हुआ था 28 को। उसके बाद हमारा P3 जो है वो कंप्लीट हुआ था 11 पे, और उसके बाद P4 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ था 25 पे, और उसके बाद P5 जो है वो कंप्लीट हुआ था 8 पे। अब इसके साथ साथ अब हमें निकालना है इसका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है फॉर्मूलाज में। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी जो आपका कंप्लीशन टाइम है, जिस वक्त पे आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, उसमें से उसका आने वाला वक्त यानी अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम वो होता है जो आपके प्रोसेस ने, जो जिसमें आपने प्रोसेस ने काम किया होता है। तो कंप्लीशन टाइम सबका जब हम माइनस करेंगे अराइवल टाइम से, क्योंकि सबका अराइवल टाइम 0 है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा कंप्लीशन टाइम की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम आपका होता है टर्न अराउंड टाइम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है बर्स्ट टाइम। तो आपके पास वेटिंग टाइम आ जाता है कि एक प्रोसेस ने कितना वेट किया था अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए, यानी एग्जीक्यूट होने से पहले उसको कितना इंतज़ार करना पड़ा था। तो टर्न अराउंड टाइम में से मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ बर्स्ट टाइम को। तो ये हमारे पास पहले प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम आ गया वो 11 आ गया है, यानी ये देखें आप 11 उसको वेट करना पड़ा था, 11 पे उसको जो है CPU एलोकेट हुआ था। तो 11, क्योंकि हालांकि वो अराइव तो 0 पे हो चुका था, लेकिन उसकी बारी 11 पे आई है, तो 11 उसका वेटिंग टाइम। आप ये गैंट चार्ट को देख के भी लिख सकते हैं, वरना अगर आपको ये फॉर्मूला से आसान लगता है तो आप फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक मुझे सारे कैलकुलेट कर देगा वेटिंग टाइम, जो कि आप देख सकते हैं प्रोसेस 5 का वेटिंग टाइम 0 है, क्योंकि सबसे पहले हमने प्रोसेस 5 को चलाया था तो उसको कोई वेट नहीं करना पड़ा था। तो अब इसके बाद हमें निकालना है इसका रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला आपके पास होता है फर्स्ट CPU टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी आपके प्रोसेस को जब पहली दफ़ा CPU मिला था उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर देना है। तो सबसे पहले CPU P5 को कब मिला था, 0 पे मिला था, और P3 को आप 8 पे मिला था। तो ये ऑटोमेटिक आपका वेटिंग टाइम की इक्वल आ जाएगा। तो मैं ये वेटिंग टाइम की इक्वल ही लिख देता हूँ सारे, क्योंकि अराइवल टाइम सबका 0 है इस वजह से। तो ये आपका पूरा टेबल फिल हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारी कैलकुलेशंस की तरफ। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम मीन्स सारे टर्न अराउंड टाइम को आपस में ऐड करके उसको टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम हम ऊपर से देख लेते हैं, 20, 28, 11, 25, 8। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ, 20 प्लस 28 प्लस 11 प्लस 25 प्लस 8, और इसको हमने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, जो कि 5 थे। एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। और ये हमारे पास आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम एक प्रोसेस का, जो है वो है 18.4। उसके बाद आपका है एवरेज वेटिंग टाइम, वो भी इसी तरह निकलता है, सारे वेटिंग टाइम को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देना है। 20, 25, 11 और 8, 20, 25, 11 प्लस 8, क्योंकि एक 0 है तो वो मैं मेंशन नहीं कर रहा। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देना है। एक प्रोसेस का एवरेज जो वेटिंग टाइम आया है वो आया है 12.8। अब आप इसके आगे यूनिट कुछ भी रख सकते हैं, आपके सवाल में जो यूनिट गिवन होगा आप उसी को यूज़ कर लें। मिली सेकेंड हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। तो इसलिए जो है ना, मैं अपने सवालों में यूनिट यूज़ नहीं करता ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी इसी तरह निकलेगा आपका, सारे रिस्पॉन्स टाइम को आपस में ऐड करके। और क्योंकि ये सारे रिस्पॉन्स टाइम आपकी इक्वल हैं वेटिंग टाइम के, तो मैं सिंपल यहाँ पे वेटिंग टाइम की इक्वल कर देता हूँ रिस्पॉन्स टाइम को। इसके बाद है आपका थ्रूपुट। थ्रूपुट निकालने का आपके पास सवाल का जो थ्रूपुट निकालने का फॉर्मूला है, सारे बस टाइम को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से। तो आप टोटल बस टाइम या तो सारे बस टाइम जो टेबल में गिवन है उसको आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर जो आपका मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम होता है ना, वो आपका टोटल बस टाइम ही होता है। तो ये आप इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 28 डिवाइडेड बाई 5.6 आपके सवाल का थ्रूपुट आया है। तो CPU यूटिलाइजेशन, जिसके हम एफिशिएंसी भी कहते हैं, वो निकालने का फॉर्मूला आता है मैक्सिमम कंप्लीशन, जो कि 28 था, उसमें से ओवरहेड को माइनस कर देना है।
ओवरहेड मैंने आपको पिछले सवालों में भी बताया है, ओवरहेड वो होता है जिस टाइम पे आपका जो CPU है उसने कोई काम नहीं किया होता, वो आइडल स्टेट पे होता है, उसके पास कोई प्रोसेस नहीं होता एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो जो है ना सर्टेन टाइम के लिए आपका जो CPU है वो बिल्कुल फ्री होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता करने के लिए, तो वो आपका ओवरहेड कहलाता है। तो इस सवाल में अभी कोई ऐसा गैंट चार्ट में बॉक्स नहीं आया था जहाँ पे हमारा CPU आइडल स्टेट पे बैठा हो, सारे प्रोसेस जीरो पे अराइव हो चुके थे, तो सारे जो है ना एक साथ एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो गए। तो ओवरहेड हमारा 0 है और मैक्स कंप्लीशन 28 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि हमारे पास परसेंटेज आ जाए, और इसमें मैंने नहीं लगाया है इक्वल क्योंकि वो फिर कैलकुलेट नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं 100%, यानी आपकी CPU ने 100% काम किया है, उसने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। इनएफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, अब जाहिर सी बात है आपका एफिशिएंसी 100% आया, इनएफिशिएंसी आपका उसका उलट होता है कि कितना टाइम आपकी CPU ने वेस्ट किया है, तो वो जाहिर सी बात है 0 आना चाहिए क्योंकि आपका एफिशिएंसी 100 आ चुका है। तो ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय प्रोसेसेस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कंप्लीशन और मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि आपके परसेंटेज में आंसर आ जाए, और ये हो गया 0। टाइम वेस्टेड भी आप निकाल सकते हैं, वो आपको नंबर्स डिजिट्स में बताता है, परसेंटेज में नहीं बताता टाइम वेस्टेड, कि अगर आपको चाहिए कि नंबर में बताए कि कितना टाइम वेस्ट किया है, कितने ब्लॉक्स उसने वेस्ट किए हैं, कितने मिली सेकेंड उसने वेस्ट किए हैं, तो आप इसको डायरेक्ट प्रोसेसेस को ओवरहेड से मल्टीप्लाई कराएं तो वो डायरेक्ट आ जाता है, जो कि 0 आया है इस सवाल में। तो जितनी आपकी एफिशिएंसी होगी 100 में से, तो उसको माइनस करा दें 100 में से, तो आपकी वो इनएफिशिएंसी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 74 आपकी एफिशिएंसी आई है किसी सवाल की, तो 26 जो है फिर आपकी इनएफिशिएंसी आएगी, तो दोनों का प्लस जो है वो 100 के बराबर होता है। ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था क्योंकि अराइवल टाइम सबका 0 था। इसके पार्ट 2 में हम अराइवल टाइम डिफरेंट रख के देखेंगे, तो उसमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो हम उस सवाल में देखेंगे। अब हमारा जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम अराइवल 0 पे एक आखिरी रह गया है, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मैं आपको सवाल का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा सवाल, इसका टेबल था और ये इसका गैंट चार्ट था और ये इसके फॉर्मूला जो हमने इस सवाल में यूज़ किए हैं और ये कैलकुलेशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।